सर हम इस टेस्ट के अंदर जो है हम ये टेस्ट 8 है और इसके अंदर हम सबसे पहले जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल्स टू। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का, जो बॉडी गिर रही होती है वो क्या होता है, फिर जब वो गिर रही है ग्रेविटी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसमें तो क्या होगा। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का वो इक्वल होता है जो कि फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो बॉडी जो है वो क्योंकि फ्री फॉल में है और ग्रेविटी जो है उस पर एक्ट कर रही है, तो वेट क्या होगा उसका, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर। मास और ग्रेविटी उस पर एक्ट करिए और जो रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के। ऑप्शन डी यानी कि हमारा वेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर बिलो, एक्सेलरेशन विल बी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखें और तो इस क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा और ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन को, और कोई एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट नहीं कर रही। एक्सीलरेशन क्या होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। और अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो और आपसे बोला ये गया है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट है तो एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो के बराबर, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस तब होती है जब वेलोसिटी चेंज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एट विच पॉइंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज इट्स अ काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि कौन सा पॉइंट होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो होती है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कुछ भी नहीं होती, कोई भी जो है, नो काइनेटिक एनर्जी इन द वर्टिकल डायरेक्शन प्रोड्यूस विल बी प्रोड्यूस। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो uh, जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें मोमेंटम हमेशा रहता है कंजर्व, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। और इसके अलावा जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जैसे कि हीट के फॉर्म में, साउंड में, या फिर किसी भी फॉर्म में। और जो टोटल एनर्जी होती है जैसे कि हीट है, साउंड है, वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजर्व, नॉट कंजर्व और कंजर्व। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम डायरेक्शन व्हेन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कब सेम होती है, जब ऑब्जेक्ट जो है उसमें स्पीड अप हो रहा हो और उसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो, उसका भी डायरेक्शन वही हो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो जो है अ, फिर जो है क्या कहते हैं, जो बॉडी होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। और ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो स्लो डाउन होने लगता है तो एक्सेलरेशन जो होती है वो ऑपोजिट हो जाती है वेलोसिटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग, इसको हम पूरा मार्क कर देते हैं। When the average velocity of a moving body is equal to its instantaneous velocity, then it's moving with। मतलब कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मतलब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए हर वक्त, तो इक्वल क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स रेंज। मतलब कि जो इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्टाइल की वो डबल हो जाएगी तो रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज जो है वो क्वाड्रुपल हो जाएगी। मतलब कि आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। तो रेंज जो है कि डबल होगी जब क्या होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी रेंज जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डबल होगी। तो ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, an airplane is flying horizontally at a velocity v, it drops a packet from a height h, the time taken by the packet to reach the ground will।
मतलब एयरप्लेन है वो उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, उसकी वेलोसिटी v और एकदम से वो गिर जाता है हाइट h के साथ, तो जो पैकेट होगा ग्राउंड के वो क्या होगा, मतलब उसका टाइम कितना लगेगा उसे। तो हम h इजिकल टू 1/2 gt² लगाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2h/g का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एक्स एंड वाई शोइंग इन फिगर द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ वाई टू एक्सीलरेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सीलरेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होती है, और अगर स्लोप वाई किसके बराबर हो जाए 1 के, और एक्स क्या हो जाए 3 के, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसको कट कर देते हैं, ऑप्शन सी को मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, four projectiles are fired with the same velocity at an angle of 25, 40, 55, and 70 with the horizontal. The range of projectile will be largest for the one projectile at angle. जो projectile की range क्या होती है वो maximum होती है 45 पर, और क्योंकि जो 40 है वो closest होता है 45 के, तो largest range क्या होती है इन सब में, वो होनी चाहिए 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ फाइटर प्लेन ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज अबव द एनिमीज टारगेट, द बॉम्ब मिसेस द टारगेट ड्यू टू। अब जो है फाइटर प्लेन है उसने ड्रॉप किया बॉम्ब को और एनिमी के टारगेट पर, तो बॉम्ब ने अगर टारगेट मिस कर दिया तो वो क्यों मिस करेगा, क्योंकि जो बॉम्ब होता है वो रिटेन करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की प्लेन की, और जिसकी वजह से जो लैंड होगा एट ऑफ टारगेट वो मूव हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी इफ इट हैज द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट होती है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वर्टिकल वेलोसिटी पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो रिमेन्स रहेगी कांस्टेंट, और उसकी जो आधी हो जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की हाफ हो जाएगी, यानी कि 0.5 ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। अ कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर आवर, -120 किलोमीटर आवर, -1 and 10 are -1 respectively. The average velocity of a car over the whole journey of motion is. तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, तो डिफरेंस स्पीड आप किस तरह देंगे, आप एवरेज निकालेंगे, मतलब 3 को डिवाइड कर देंगे 1/60 से, प्लस 1/2 फिर 1/10, यानी कि ये 3 है, आप 3 को डिवाइड कर देंगे 1/60 यानी कि V1, फिर आप इसको प्लस करेंगे 1/20, फिर आप इसको प्लस करेंगे 1/10। आंसर हमारा जो ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मीटर पर सेकेंड आ जाएगा पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड ब्रेक्स विद यूनिफॉर्म द एक्सीलरेशन स्टॉपिंग 3 मीटर द एक्सीलरेशन एंड। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कौन सी लगाएंगे, बी एफ इजिकल टू बी आई प्लस 2 ए एस लगाएंगे, 2 ए एस। तो हमारे पास बी आई तो जीरो थी, और सॉरी बी एफ तो जीरो थी, बी एफ इजिकल्स टू, हम लगाएंगे बी एफ इजिकल्स टू बी आई प्लस 2 ए एस, जिसमें बी एफ हमारे पास 0 है, बी आई हमारे पास 5 का स्क्वायर है, प्लस 2 हमारे लिखेंगे, ए हमें फाइंड करना है, और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.16। हमने ये मार्क कर दिया, ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन देन इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो जो बॉडी अगर मूव करी सेमी सर्कल में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, डायमीटर के, 2r के इक्वल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, a ball is projected horizontally from the top of a cliff on the surface of the earth with a speed of 40 meter per second. Assuming no air resistance, what will its speed be 3 seconds later? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम क्या लगाएंगे, v इजिकल्स टू
हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर, या वी एक्स का स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड जब हम वैल्यूज डालेंगे तो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, 10 kg ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद a stationary 5 kg ऑब्जेक्ट and after collision they stick together and move forward. What is the velocity with which the 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट hit the second one? तो जो लॉ होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या होती है, m1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगी, 10u इक्वल्स टू, हम ऐसे करेंगे कि हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का v। तो जब हम इन सब की वैल्यू डालेंगे यानी कि 10u इज इक्वल्स टू 10 + 5 v के बराबर हो जाएगा। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 5 सेकेंड द चेंज इन मोमेंटम इज। तो अगर फोर्स है 10 न्यूटन की और वो एक्ट कर रही है बॉडी पे जिसका मास है 20 kg और 5 सेकेंड के लिए एक्ट कर रही है, तो हम चेंज इन मोमेंटम से निकालेंगे, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू F × T। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इफ द फोर्स इज एक्टिंग आर बैलेंस देन। मतलब अगर जो है न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ लगाएं तो हम, हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही बॉडी पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज ही तब होती है जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इट स्टिल मूव्स विद सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन 20 है हमारे पास, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद 19.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन जी, जिसके अंदर जब हम इन सब की वैल्यू डालेंगे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 2 सेकेंड। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, T इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय, तो जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में वो डिस्टेंस बताता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट देन इट्स, अगर बॉडी एक पॉइंट से शुरू हो रही है और वापस इस पॉइंट पे रिटर्न हो रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो बट नॉट एवरेज स्पीड वेलोसिटी, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विद टाइम इज शोन। तो अब वेरिएशन बतानी है, तो जो इम्पल्स होती है वो एरिया के अंदर फोर्स टाइम ग्राफ से हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 40 न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, जो कि 4 सेकेंड में बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, a freight train throws a track with considerable momentum if it goes at the same speed but has twice as much mass, इस मोमेंटम इस, तो मोमेंटम किससे पता लगाते हैं, हम एम वी से पता लगाते हैं। तो अगर मास डबल होएगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम और जो मास का है वो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन। और क्वेश्चन नंबर 25 है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सीलरेशन क्या होती है, पैरेलल होती है वेलोसिटी के, यानी कि जो लीनियर मोशन होता है उसमें एक्सीलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी की, या फिर ऑपोजिट होती है। यानी कि एक्सीलरेशन अगर परपेंडिकुलर होगी तो रिजल्ट भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा बजाय के स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो आंसर ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो है हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास
When an electric current is passed through a discharge tube at low pressure, cathode rays are emitted from the cathode. These rays consist of, जिनकी जो कैथोड रेज है वो स्ट्रीम होती है किसकी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की। और जो फिर क्या बाद में पता चलती है कि वो होती है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। और ये जो रेज होती हैं ये प्रोड्यूस होते हैं हाई वोल्टेज से और अप्लाई हो रहे होते हैं लो वोल्टेज की तरफ, यानी कि लो प्रेशर की तरफ डिस्चार्ज ट्यूब में। और फिर क्या होता है, ये मूव करते हैं कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कैथोड क्या हुई, नेगेटिव पार्टिकल जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर। तो जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, वो सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एटम के। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते मास के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना होने के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि जो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम जो होता है वो मास नंबर बताता है, यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच इज लाइटर देन द रेस्ट, यानी कि कौन सा जो है लाइटेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है उसका मास क्या होता है, 1/1836 होता है। कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लाइटेस्ट होता है। और मतलब 3 पार्टिकल जो है हमारे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनमें सबसे लाइटेस्ट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज। तो जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है फोटोन की वैक्यूम में, वो हमेशा क्या होती है, 3.0 एक्सपोनेंशियल 8 होती है मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम ही रहती है प्रोटॉन की, फोटोन की। अब ये जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड फोटोन की सेम रहती है वैक्यूम में, यानी कि वो क्या होती है, 3 एक्सपोनेंशियल 8। और ये क्या होती है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। हम इसको दोबारा मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, the charge to mass ratio, EM ratio या charge to mass ratio for the positive rays is maximum for mono positive ions of। तो जो EM रेशियो होता है यानी कि चार्ज टू मास रेशियो होता है, वो हाईएस्ट किसके लिए होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट के लिए होता है, जो कि किस में पाए जाते हैं, पीरियड 1 में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, जिसका चार्ज क्या होता है, सेम होता है मोनो पॉजिटिव आयन के लिए। और मास जो होता है वो रेशियो बताता है, हाइड्रोजन का पास जो होता है स्मॉलेस्ट मास होता है, और सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होता है, यानी कि फर्स्ट पीरियड हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल इज। तो जो रीजन होता है 1s और 2s ऑर्बिटल में, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जीरो में होता है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सूटेबल फॉर अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो प्रोड्यूस कब होती है, किन कंडीशन में होती है, लो प्रेशर की कंडीशन में होती है और हाई वोल्टेज में। क्योंकि जो लो प्रेशर होता है वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को कि वो आसानी से मूव करें बगैर किसी कोलिजन के। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो चाहिए, यानी कि लो प्रेशर हाई वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, थॉमसन डिस्कवर्ड दैट एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डैश फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जे थॉमसन ने क्या बताया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि जो कैथोड रेज होती हैं वो डिस्कवरी कराती हैं इलेक्ट्रॉन की, और वो प्रूव कराती हैं कि जो सारे मैटर हैं वो किन से मिलके बने होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ जिंक सल्फाइड कोटिंग व्हाट डू दे क्रिएट। मतलब कि जो कैथोड रेज हैं जब वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराती हैं तो वो ब्राइट ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, जिसकी वजह से इजी हो जाता है इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करना। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्राइट स्पॉट बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डैश इज द लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन दैट इज अ पॉजिटिव आइन। तो जो फोटोन होता है, प्रोटॉन होता है सॉरी, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन एटम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब बनता है। और इलेक्ट्रॉन क्या था, वो नेगेटिवली चार्ज लाइटेस्ट पार्टिकल था। आपसे पॉजिटिवली चार्ज पूछा गया है, इसी हम प्रोटॉन कहेंगे, यहाँ इसके ना पॉजिटिवली चार्ज पूछा गया, अभी नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन बनता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास क्या होता है, 1838 टाइम ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम वेट जो होता है बिल्कुल ना होने के बराबर यानी कि नेग्लिजिबल बोलते हैं जब हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स डैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो जो कैनाल रेज होते हैं वो पॉजिटिव रेज होती हैं, उन किन से मिलकर बनी होती है, पॉजिटिव आयन से मिलकर बनी होती है, जो कि गेन करके इलेक्ट्रॉन को बाकी सब्सटेंसेस से, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं नेचर में। तो केनाल रेज हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी और इज द सेम फॉर द टू न्यूक्लियाइड्स 49/18 एंड 49/19 के। तो जो दोनों न्यूक्लियाइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं 49 न्यूक्लियॉन, जिसका सम क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये डिफर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, यानी कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद जो है न्यूक्लियॉन, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन जो LU है 71 और 175 रिस्पेक्टिवली आर। तो जो प्रोटॉन क्या है वो 71 है, जो यहाँ दिया हुआ है वो प्रोटॉन क्या है 71 है। उसके अलावा जो न्यूट्रॉन क्या है वो हम ऐसे, इलेक्ट्रॉन भी क्या है 71 है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब जब हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम 175 को माइनस कर देंगे 71 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 104। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 71 104 71। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द चार्ज मास रेशो या EM रेशो ऑफ कैनाल रेज इज लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेज, द रीजन इज। मतलब कि जो चार्ज मास रेशो होता है कैनाल रेज का वो कम होता है कैथोड रेज से, क्यों, क्योंकि जो कैनाल रेज होती हैं पॉजिटिव आयन्स होती हैं जो कि ज्यादा हैवी होती हैं इलेक्ट्रॉन से, यानी कि कैथोड रेज से, जिसकी वजह से उनका चार्ज मास रेशो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, ग्रेटर मास ऑफ कैनाल रेज पार्टिकल, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द करेक्ट एंटिटीज इन द टेबल एरा फॉर अ न्यूक्लियस। तो हमें करेक्ट एंटिटी बतानी है, करेक्ट एंटिटी हमारी ये करेक्ट होनी चाहिए, ये वाली, यानी कि ऑप्शन ए वाली, ये सारी करेक्ट है यूरेनियम के बारे में, क्योंकि यूरेनियम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 92 सेम है जो मैंने आपको बताए थे, और हमने न्यूट्रॉन को कैसे मालूम किया, 18 को माइनस किया 92 से, तब हमें न्यूट्रॉन पता चल गया, और न्यूक्लियस हमारे पास C30 है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, विच वन इज द हैवियर पार्टिकल। तो जो न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हैवी होता है प्रोटॉन से, जिसकी वजह से और जो प्रोटॉन होता है वो ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हैवी, इसके बाद प्रोटॉन, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लाइट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द टोटल रिलेटेड चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि नेगेटिव चार्ज के, जिससे क्या हो जाता है टोटल चार्ज हमारा 0 आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू एन एटम विद वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3p6 सो दैट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी शेल। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शेल पी शेल में जाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट फिल करेंगे 3d और 4s ऑर्बिटल तक, ताकि फिर 18 एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द पॉसिबल सब लेवल्स इन द एन इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल आर। तो जो एनर्जी लेवल N4 क्या होता है उसके 4 सब लेवल्स होते हैं,
L0 के बराबर, S के अंदर L0 के बराबर होता है, P के अंदर L1 के बराबर होता है, D में L2 के बराबर होता है और F में L3 के बराबर होता है। तो SPDF यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1 इज। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लगाएंगे, वो डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल को। L0 के बराबर हो जाता है S में, L1 के बराबर हो जाता है P में, L2 के बराबर हो जाता है D में, L3 के बराबर हो जाता है F में। तो N4 के बराबर कब होएगा? L1 में, मतलब कॉरिस्पॉन्ड टू 4 पी शेल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट मेक सेंस। तो जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर L2 के बराबर होता है, L2 के बराबर होता है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि N2 कब होता है, वो लेस देन N होना चाहिए, इसलिए हमारे पास 2D करेक्ट होगा आंसर, कि वो कोई सेंस नहीं बना रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ डी ऑर्बिटल। तो एन किसके बराबर होता है? 4 के। एनर्जी लेवल में एल 2 के बराबर होता है, डी ऑर्बिटल में एम -2 +2 के बराबर होता है और एस प्लस माइनस हाफ के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एन इजिकल टू 4, एल इजिकल टू 3, M+1 और S-1/2 के बराबर। और 25 क्या है? क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर द वैलेंस शेल ऑफ Mg एटम। तो जो मैग्नीशियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। तो उसकी वैलेंस शेल में n की वैल्यू क्या होगी? 3 और l की वैल्यू 0, 3s ऑर्बिटल के बराबर होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कौन सा वायरस होता है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? तो वो जो पायरो वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन क्या होता है उस, बाकी सारे तो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है पारो वायरस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो जो न्यूक्लियो कैप्सिड होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो किसका? वायरस का, जो कि कंसिस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड से और जो है वो प्रोटीन कैप्सिड बनाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक कैप्सिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ सब यूनिट नोन एज कैप्सोमेयर दैट आर इन नेचर। तो जो कैप्सिड होती है वायरस की वो किससे कंपोज होती है, मतलब किससे बनी होती है? प्रोटीन सब यूनिट से बनी होती है, जिसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में वायरल जीनोम को और एड करता है इन्फेक्शन प्रोसेस को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ। तो वायरस में क्या आ जाता है? या तो डीएनए आ जाता है या आरएनए आ जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल बनाता है, लेकिन दोनों चीजें एट अ टाइम मौजूद नहीं होती। तो जो अगर सिंगल स्टैंडर्ड है या फिर डबल स्टैंडर्ड है, तो वो डिपेंड करता है वायरस की टाइप पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोनों चीजें मौजूद होती हैं लेकिन टाइप पर, एट अ टाइम दोनों चीजें मौजूद नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्टेड वायरस पार्टिकल इज। तो जो वायरियन होता है वो एक फुली असेंबल्ड इन्फेक्टिंग वायरस पार्टिकल होता है, जो कि इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को और बिगिन करता है रेप्लिकेशन को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वायरियन। इसके अंदर गिवन नहीं है पर हम इसको वायरियन भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन 6 हमारे पास मौजूद है, आ वायरियन इज डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज। तो ये विजन लिखा है पर ये वायरियन है। तो जो वायरियन है वो क्या डेजिग्नेट करता है? उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होता है, कैप्सिड भी मौजूद होता है और समटाइम जो होता है एनवेलप भी मौजूद होता है। तो ये कंप्लीट वायरस है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये विजन नहीं है, वायरियन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। तो वायरसेस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो कि रिक्वायर करते हैं होस्ट सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये क्या होते हैं? ये क्लासिफाइड नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और ये कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, मतलब ये डिपेंड करते हैं होस्ट की बॉडी पर। इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाता है, मतलब कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास,
the molecule used to control viruses during the infection of animal cells are। तो जो इंटरफेरॉन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल को किसके रिस्पॉन्स में, वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। और वो हेल्प करते हैं इनहिबिट करने में वायरल रेप्लिकेशन को, और एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि इंटरफेरॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल मेकअप ऑफ HIV। तो HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से मिलकर बना होता है, वायरस से मिलकर बना होता है, जो कि बिलोंग करता है रेट्रोवायरस फैमिली से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, which of the following best characterizes these viruses with an unenveloped virus standard RNA। तो जो कुछ RNA वायरसेस होते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस, उनके अंदर एनवेलप मौजूद नहीं होता, ना ही सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA जीनोम मौजूद होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये क्या है, लैकिंग एनवेलप। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग डज रेबीज स्प्रेड। तो रेबीज प्राइमरीली क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है बाइट के, किसके बाइट से, इन्फेक्टेड डॉग के बाइट से, जो कि मैमल्स, फॉक्सेस, बैट्स वगैरह में मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डॉग्स। ये एमकेट में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हेपेटाइटिस दैट पासिस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो एच हेपेटाइटिस बी होता है, जो कि मदर से चाइल्ड में आता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में, और ये ट्रांसमिट होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसमें। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ वायरस एंटर्स द होस्ट बॉडी एंड इंटेंड टू प्रोड्यूस DNA फ्रॉम RNA विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, ये कैसे एंजाइम होता है, जो कि रेट्रोवायरसेस यानी कि HIV होता है, ये कन्वर्ट करता है RNA को DNA में, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन हो जाती है होस्ट सेल की जीनोम की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हम इसको मार्क कर देते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप वायरस। तो जो TMV होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो एक रॉड शेप वायरस होता है, जो कि इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, पर्टिकुलरली किसे, टोबैको को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, द जीनोम ऑफ द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किससे मिलकर बना होता है। तो जो रेट्रो वायरस होता है, वो RNA जीनोम के साथ मिलता है और कन्वर्ट कर देता है DNA को, किसकी अंदर, होस्ट सेल की बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, RNA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। तो वायरसेस जो होते हैं, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और वो क्लासिफाई किसकी बेसिस पे होते हैं, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA RNA की बेसिस पर, और होस्ट स्पेसिफिसिटी की बेसिस पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरसेस। तो जो कैप्सिड होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन शेल होता है, जो कि कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैप्सिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। तो जो वैक्सीन होती है, वो स्टिमुलेट करती है ह्यूमन सिस्टम को, और एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। गेटिंग वैक्सीनेटेड, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव वायरस होते हैं, जो बॉडी के अंदर जाते हैं और इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ताकि जब रियल वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो, तो बॉडी उससे आराम से फाइट कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज। तो उसको हम बोलते हैं, वायरियन बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बन चुका होता है वो वायरस, और वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल्स को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, वायरियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ऑल वायरसेस आर। तो जो वायरसेस होते हैं, वो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं, होस्ट सेल की बॉडी में ही रहते हैं, उन्हीं की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर इनको होस्ट सेल की बॉडी से निकालेंगे तो ये मर जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। और ये वायरसेस क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, अगर आप इनको होस्ट सेल की बॉडी से निकालेंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, इनका मर जाएंगे एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच में नॉट बी अ पॉसिबल एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, साइटोकिन्स होते हैं, जो कि फाइट करने में मदद करते हैं वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। और ये जो होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन को, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करता है।
तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी यानी कि सिक्रीट इंटरल्यूकिन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप वायरस? तो जो एनवेलप वायरस होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर से और इम्यून रिस्पॉन्सेज से, जिसकी वजह से ये बहुत कम टॉलरेंट हो जाते हैं एंटीबॉडीज के। मतलब कि ये जो है एंटीबॉडीज इन पर अफेक्ट नहीं कर पाती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, टॉलरेट कर लेते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, चूज द ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर अ सिंगल सेल्युलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर होना चाहिए वायरॉइड्स। और वायरस क्यों होना चाहिए? क्योंकि वायरॉइड एक इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन कोड से मिलकर बना होता है। और ये इनको किस चीज की जरूरत होती है? एक जीन की जरूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए हम इनको वायरियन बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। मतलब क्या चीज होती है जो कि इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है, उसके उसके ब्लड को जब आप किसी और की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उससे वो कैरी हो सकता है। उसके अलावा जो है हाइपोडर्मिक सिरिंजेस, यानी कि एक सिरिंज आपने एक बॉडी में डाली, आप वो दूसरी बॉडी में डाल रहे हैं तो उसकी बॉडी में जा सकता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जा सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? उसके अलावा ये जो है कोई रेजर वगैरह किसी ने किसी का यूज कर लिया उसकी वजह से हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, HIV, जो कि एड्स जिसे बोलते हैं। HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास, डैश इन्फेक्शन इज कॉज बाय वायरॉइड। कौन सा इन्फेक्शन होता है जो वायरॉइड की वजह से होता है? तो जो हेपेटाइटिस डी है, जिसे हम HDV भी बोलते हैं, वो इसकी वजह से होता है, वायरॉइड की वजह से। और ये एक ऐसा एजेंट होता है जो किसकी प्रेजेंस में होता है? हेपेटाइटिस बी की मौजूदगी में रेप्लिकेट करता है। तो हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस डी।